हाय हेलो वेलकम एवरीवन। कैसे सब? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आई एम श्योर बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी हम बात करें सप्लीमेंट जो रिलीज हुआ था जे आई जी एल का मतलब हो गया ये ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस। ओके, मॉड्यूल 1 में पेपर 1 है और आईसीएसआई का सप्लीमेंट रिलीज हो चुका है। देखने के लिए कहा जाए तो आईसीएसआई ने सर इतने सारे चैप्टर में अमेंडमेंट दिया है। एक्चुअली ये अमेंडमेंट नहीं है, ये सारे के सारे आईसीएसआई ने केसेस प्रपोज किए कि ये केस ये केस ये केस ये केस है। बहुत सारे केसेस है और इतने सारे केसेस समझ लो। वैसे पिछले अटेम्प्ट के भी कुछ केसेस जोड़ जाड़ के दिए हुए हैं, तो ये केसेस समझ के लेना। बाकी याद करने के लिए तो वैसे सारे केसेस क्वेश्चन हमने नोट्स में कवर कर ही लिए हैं, तो सारे केसेस क्वेश्चंस जो हमने नोट्स में कवर किए उसको भूलना नहीं। ठीक है, चलो लेट्स सी एडिशनल में क्या क्या केसेस है और क्या क्या चीज़ें समझनी है। वेल, आईसीएसआई का कहना है कि पहला केस है ये वाला। चलो देख लेते हैं। ओके, केस ऐसा है कि सिल लोटो सॉल्यूशंस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेवी ऑफ टैक्सेस एंड लॉटरी एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग के ऊपर। ओके, सो अब ये केस में है क्या? केस में ये क्वेश्चन उठा था कि ये जो टैक्सेस लेवी होते हैं लॉटरी बिजनेस पे, बेटिंग बिजनेस पे, गैम्बलिंग बिजनेस पे, क्या ये सही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टैक्सेशन होता है लॉटरी बिजनेस और मनी बिजनेस या प्राइस मनी बिजनेस, वो एक पर्टिकुलर लॉ से कवर होता है। ठीक है, हमने उधर लॉ कौन सा है वैसे? जीएसटी, राइट? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के परव्यू में ये आते हैं कि नहीं आते, ये क्वेश्चन उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई गैम्बलिंग एंड लॉटरी बिजनेस जो है वो जीएसटी के परव्यू में आते हैं और उसके ऊपर लेजिटिमेट टैक्सेस इम्पोज किए जा सकते हैं। यहां तक कि द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, okay, the value of taxable service is a matter of statutory regulation, and when the value is to be the transaction value which is determined in section 50। तो सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है भाई, ये परव्यू में आते हैं और टैक्सेशन इन पे लगेगा, इन पे सीजीएसटी के रूल्स डेफिनेटली लगेंगे। एंड इट इज नॉट परमिटेबल कि जब आप एक टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उसमें से प्राइस मनी निकालते जाओ। सर ये सब क्यों? अरे भाई, ड्रीम्स 11, एमपीएल और बड़ी बड़ी गेम्स आप खेल रहे हो, भूल गए? टीम बनाओ आईपीएल की। सो ये जब टीम बनती है तो इनके ऊपर भी तो सर्विसेज के टैक्सेस लगते हैं, तो ये जो टैक्सेस लगते हैं उसके रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन उठ के आया था। तो इस तरह के जब टैक्सेस लगते हैं प्राइस मनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन सब के ऊपर, तो उसमें जो प्राइस मनी का कंपोनेंट है वो एक्सक्लूड नहीं करना है, वो इंक्लूड करके टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। ओके, तो पेटिशनर का यही कहना था कि प्राइस मनी शुड बी एक्सक्लूडेड क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू में हम तो वो बाहर दे देते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टैक्सेबल वैल्यू में प्राइस मनी इज नॉट टू बी एक्सक्लूडेड, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो ये था क्रक्स ऑफ द जजमेंट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये था स्वप्निल त्रिपाठी। यस, स्वप्निल त्रिपाठी वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इस केस में ऐसा क्या हो गया? केस में ऐसा हो गया तो पिटिशनर ने एक डिक्लेरेशन मांगा था सुप्रीम कोर्ट से कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड लार्जली पब्लिक, ये एक तरह से पीआईएल की जैसे समझो, शुड हैव अ लाइव स्ट्रीम्ड इन द मैनर विच इज एक्सेसिबली फॉर पब्लिक व्यूइंग। मतलब वेल, ठीक है, यहाँ पे पेटिशनर एक डिक्लेरेशन मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि सर आपके जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशनली पब्लिक को दिखाओ। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एंड लार्ज पब्लिक ऑफ पीपल शुड हैव लाइव स्ट्रीम इन द मैनर एंड इजीली एक्सेसिबल फॉर पब्लिक व्यू। सो वो क्वेश्चन ये कर रहा है कि सर आप जो पीआईएल या जो इम्पोर्टेंट केसेस है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, आप हमें भी बताइए। तो 3 जजेस बेंच ने हेल्ड किया कि live streaming of the important and so unable to administration is especially owing to effect on the public large. The importance to re-emphasize the significance in live streaming uh, as an extension of the principle of open justice was stated in the follows. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स को लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए, क्या बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स को दिखाना चाहिए, क्या बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उसका, आजकल वीडियो का ज़माना है भाई, हर चीज़ वीडियो में आनी चाहिए। तो ये बात बोलते हुए उन्होंने ये बोला है कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोसीडिंग इज अ क्रूशियल टू द डिसएमिनेशन ऑफ नॉलेज। भाई ज़रूरी है लोगों को पता चले कि एक्चुअली कोर्ट्स में होता क्या है। लोगों का विश्वास जो कोर्ट्स में बनता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में बनता है, वो कोर्ट्स देखेंगे तो समझ में आएगा।
और इस तरह के एक्सेस उन्हें पता चले कि कोर्ट्स में हियरिंग होती कैसे है, किस तरीके से। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग हाई कोर्ट्स के हियरिंग की या सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की जो इम्पोर्टेंट है, सारी नहीं लेकिन जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखती है उनकी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी अपने वेबसाइट पे और हाई कोर्ट है उन्होंने भी अपने वेबसाइट पे लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एरिया बना रखा है। तो यस, इवन दैट कैन बी स्ट्रीम लाइव एंड सीन। ओके, फाइन। दूसरा केस था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वर्सेस अंकिता सिन्हा। ओके, इस केस में क्या हुआ? वेल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर का क्वेश्चन उठाया था। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ऐसा हुआ था कि जो प्रिंसिपल इशू ये था कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, क्या ये सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती है? एनजीटी क्या सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन? काफी सारे बच्चे बोलते सर एनजीटी भी है। है भाई, है। हमारे पास नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनवायरमेंटल लॉज है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है। सो क्या वो सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं किसी भी एरिया के ऊपर नजर रखते हुए, अरे ये एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है? ये सवाल उठा था। वेल, सुओ मोटो एक्शन के ऊपर सवाल उठा तो इसके लिए कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जो ट्रिब्यूनल होता है उसका पर्पस क्या होता है? ट्रिब्यूनल का पर्पस ये होता है कि एक तरह से बैलेंस मेंटेन रहे उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर, और ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। एक्शन के अंदर वो सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा कि आपके सो एंड सो एक्ट की वजह से सो एंड सो लोगों को तकलीफ हुई है, दैट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देम। तो व्यूइंग एट दिस दे कैन टेक द एक्शन, लेकिन एक्स पार्टे ऑर्डर पास करने से पहले, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद, फिर वो एक्स पार्टे प्रीएम्प्टरी ऑर्डर पास कर सकता है। ओके, तो उनके ऑर्डर पास करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स पार्टे ऑर्डर क्या होता है भाई? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले ने कंपनियों को बुलाया, भाई तुम्हारी ये सब गड़बड़ है, कंपनी से कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, फिर भी ऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल ऑर्डर हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये थे कुछ जजमेंट्स जो इस चैप्टर से थे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे कौन से बड़े जजमेंट है भाई? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ओके, तो हमारी सरकार कैसे चल रही है? वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रूल ऑफ लॉ के बारे में है। So let's see. Rule of law is developed by British jurist A.V. Dicey. Yes, इसके rule of law की books तो काफ़ी famous भी है, and he has derived it from the principle law principle de legality, which means the principle of legalities. Okay, and the government should be governed by rule of law instead of rule of individuals. बराबर है। तो कहना क्या चाहते हैं भाई? कहना ये चाहते हैं कि देखो, सरकार का मतलब होता है एक कानून के हिसाब से चले, ना कि किसी इंडिविजुअल के हिसाब से। मैं ही कानून हूं ऐसा नहीं हो सकता। कानून एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर एक पर्सन के हिसाब से चलेगा तो वो एक डिक्टेटर हो जाएगा, वो एक मोनार्क हो जाएगा। ओके, मोनार्क का मतलब होता है राजा महाराजाओं का कानून। तो वो एक पर्सन के हिसाब से चलता है, जो राजा बोलेगा वही कानून। ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। कानून ऐसा होना चाहिए कि वो एक एडमिनिस्ट्रेड लॉ है, सबको लॉ एक तरह से बराबर रखे। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि लॉ की नजर में सब बराबर और सब लॉ के लिए बराबर। ओके, आर्टिकल 14 की बात करें। So Dicey was highly influenced by the French concept of administrative law, droit administratif, and administrative tribunals. According to that, citizens' lawsuits such as public servant for wrongdoing done in the capacity will be handled by a special court of law, and droit administrative contains the regulations that was created by judges. कहना क्या चाहते हैं? बोल, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। ये वैसे भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ा ही है, बस उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि अगर सरकार भी गलती करे तो उसको भी कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे चीफ भी गलती करे, सबसे फर्स्ट सिटीजन भी गलती करे तो उन्हें भी कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। लॉ हैज़ टू बी दैट वे। तो लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको कैसे समझना चाहिए, ये वो डाइसी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ इतना इम्पॉर्टेंट है कि लॉ के सामने इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसमें वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो, देयर हैज़ टू बी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ऑर्डिनरी कोर्स के हिसाब से लॉ अपने आप में सुप्रीम होता है। सुप्रीमेसी का मतलब होता है कि वो एक एब्सोल्यूट, एक प्रीडोमिनेंट रेगुलर लॉ है जो स्ट्रीमलाइन सिस्टम से चलना चाहिए। लॉ के सामने हम कोई नहीं बोल सकते कि आई एम सो एंड सो, मैं रिच हूँ या मैं सो एंड सो पोजिशन पे हूँ। नहीं, आप लॉ अबाइडिंग पर्सन होना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी बिफोर लॉ।
ओके, लॉ के सामने सब एक जैसे ही हैं। तो चाहे आप किसी भी क्लास, किसी भी कम्युनिटी से हो, चाहे आप किसी भी एरिया से हो, लॉ ऑफ द लैंड सबको एक जैसा ही लगेगा। इक्वालिटी होनी चाहिए पीपल के अंदर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ में लॉ का इम्प्लीकेशन कोर्ट्स के थ्रू प्रॉपरली होना चाहिए। कोर्ट शुड नॉट बाइफोकेट कि ये कौन है और वो कौन है। क्लियर? किसी भी कंट्री में अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, नथिंग सीरी, किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है तो देयर हैज टू बी प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ओके, देयर हैज टू बी द प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का क्या मतलब होता है? देखो, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, कोर्ट के जो दिए गए डिसीजंस होते हैं, उनको आप कंप्लाई करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल स्पिरिट उसी चीज को है। देखो, कोर्ट ने कहा और लॉ माना गया तो उस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर है। अगर कोर्ट के डिसीजंस कंट्री में कंप्लाई नहीं हो रहे तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो चुका है। क्लियर? आप पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर को यू कैन से समझ सकते हो कि पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। तो लॉ के सामने सब बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ भी है। ठीक है? तो इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये जो कंसेप्ट हम आज पढ़ रहे हैं वो ब्रिटिशर्स कंसेप्ट यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, वहां से शुरू हुआ था। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बाद देखा कि क्या क्या चीजें बदलती गई, और ये बदलते बदलाव को समझते हुए हमने लॉ बनाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल बोलता है, हेलो, प्रियम्बल बोलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग जस्टिस, यस जस्टिस ऑल्सो। तो हर कंट्री के अंदर ये उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इंडिया में भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, हमने फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दे रखी कि कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, उसको उसके वेलफेयर राइट्स, उसके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड है। फिर तीसरा, हमारे पास हर एक स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसीज के हिसाब से, यानी हर एक स्टेट को अपने प्रॉपर काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वो फॉलो करना, चाहे वो वेजेस रिलेटेड लॉ हो, लेबर रिलेटेड लॉ हो, ये सब चीज़ें फॉलो करना। तो पूरा मतलब समझने के बाद क्या समझाने, बस वो रूल ऑफ लॉ समझाने की कोशिश कर रहा है। ये समझ लिए हो, वेरी गुड, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, चलो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर चलते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक जजमेंट डिस्कस करने की बात की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस सेंटर ऑफ एविएशन का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या ऑब्जर्व किया? ओके, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स जो होती है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो होती है, ओके, जो अथॉरिटी ये काम करती है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि देखो ये एक सेटल पोजिशन ऑफ लॉ है, सेटल टर्म्स एंड कंडीशंस है कि टेंडर इनवाइट करने का तरीका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अपने हिसाब से दे। क्लियर? यहाँ तक कि कंडीशंस क्या है, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स क्या है, टेंडर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, टेंडर कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें वो एक बॉडी कंट्रोल करती है। ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेंगे, कितने लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, क्या पर्पस के लिए सिलेक्ट करना है, ये भी वो एक बॉडी ही सिलेक्ट करती है विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट। ठीक है? तो कोर्ट इन सब में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है? तो बस ये इतनी सी बात थी। ठीक है, रीड कर लिया, समझ लिया। इसलिए मैं बोला इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, सिर्फ आप इसको रीड करके समझ लो, एग्जाम के हिसाब से काफ़ी हो गया। बाकी जितना हमने क्लास में किया है प्लीज़ उतना कवर करके जाना, उसमें कोई कमी मत छोड़ना। ठीक, जितना नोट्स दिया है उसको अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं लिमिटेशन एक्ट की तरफ। यस, लिमिटेशन एक्ट की तरफ आते हैं। लिमिटेशन एक्ट में SM घोगबाई वर्सेस शेड्यूलर लॉजिस्टिक का केस। ओके, लिमिटेशन एक्ट में इस केस के अंदर क्या पूछा गया था? वेल, इस केस में ये पार्ट होती थी कि एक अपील फाइल हुई है। अपील फाइल हुई थी ऑर्डर 16 नवंबर 2021 के NCLT मुंबई बेंच के खिलाफ। अपील इस बारे में बात हुई थी कि जो सेक्शन 9 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, क्या वो टाइम बार्ड अपील्स को अलाउ करता है? सेक्शन 9 जो होता है वो होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का केस, तो क्या वो टाइम बार्ड अपील को अलाउ करता है? ट्रिब्यूनल ने डिसमिस कर दी अपील। ओके, ट्रिब्यूनल ने कहा भाई देखो, सेक्शन 9 के केस में अगर आपका कोई भी पैसा बाकी था तो आपको टाइम रहते हुए लेना चाहिए था। अगर आपने वो टाइम रहते हुए नहीं लिया तो आपको टाइम रहते हुए केस करना चाहिए था। अगर आपने टाइम रहते हुए केस नहीं किया तो हम आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में भी कोई रिलीफ नहीं दे सकते। क्लियर? तो जिस बेसिस पे आप केस करते हो वो इनवॉइसेस है। इनवॉइसेस इंसॉल्वेंसी एक्ट के हिसाब से 3 साल के अंदर केस हो जाना चाहिए।
अगर आपने 3 साल में केस नहीं किया तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। तो ये केस सिग्निफाई करता है कि लिमिटेशन पीरियड यहाँ तक कि एनसीएलटी और एनसीएलटी में भी एक इम्पॉर्टेंट होल्डिंग रखता है। ओके, एक इम्पॉर्टेंट होल्डिंग रखता है। ठीक है, चलो समझा ये। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, बट इतनी चीज ध्यान रखनी थी। एसएम होगी क्या केस। और उसके बाद आते हैं सिविल प्रोसीजर्स कोड के ऊपर। सिविल प्रोसीजर कोड में जितेंद्र कुमार खान का केस फीयरलेस सिक्योरिटी। तो इसमें क्या हुआ था? वेल, कोर्ट के केस में सेट ऑफ के बारे में बात की गई थी, इक्विटेबल सेट ऑफ के बारे में। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है मैंने आपको समझाया था। जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया है 1 लाख रुपए का, और आपको 1 लाख रुपए का ऑर्डर दिया और लेट्स सपोज 20,000 रुपये एडवांस भी दिया था, लेकिन आपने ऑर्डर कंप्लीट किया, थोड़ा किया, बराबर से नहीं किया, और मुझे थोड़ा सा ऑर्डर भी जाए, लेट्स सपोज 50,000 रुपीज़ का पैसा भेजा। अब आप मेरे से पैसा मांग रहे हो कि मुझे मेरा 50,000 रुपये। मैं बोल रहा हूँ बॉस, तेरा 50,000 में से 20 तो दे चुका हूँ, 30 बाकी है, लेकिन तूने मुझे कंप्लीट ऑर्डर नहीं दिया। उसका जो नुकसान हुआ है वो है इक्विटेबल सेट ऑफ, तो वो नुकसान भी कटेगा। बराबर समझा? इक्विटेबल सेट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन से आता है। तो उसी तरह जजमेंट में बोला गया कि इक्विटेबल सेट ऑफ इज डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। दोनों में फर्क होता है। ओके, इक्विटेबल सेट ऑफ इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम लीगल सेट ऑफ। क्या फर्क होता है, किस नेचर में फर्क होता है, चलो वो बातें समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया दैट इंडिपेंडेंट प्रोविजन ऑफ सीपीसी that mutual debts and credits and cross demands arising out of the same transactions or connected in the nature of circumstances at that such a plea is raised is not a matter of right, and it is a discretion of the court to entertain and allow a plea is not. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट बोलने की कोशिश क्या कर रहा है? कोर्ट बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो इक्विटेबल सेट ऑफ लीगल सेट ऑफ नहीं होता। लीगल सेट ऑफ क्या होता है? लीगल सेट ऑफ आपका सेट ऑफ जो नॉर्मल सेट ऑफ होता है कि मुझे इससे इतना पैसा लेना है, मुझे उसको इतना पैसा। तो इक्विटेबल सेट ऑफ आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर होता है। ये जो आपके म्यूचुअल डेट्स हैं, आपके जो क्रॉस डिमांड्स हैं, ये जो आपके कनेक्ट सर्कमस्टांसेस थे, किस नेचर में ये राइट्स अराइज हुआ, किस नेचर में ये पेमेंट करनी पड़ेगी, किस नेचर में ये चीजें चलती, ये सब देखने के बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो जाके आपको सेट ऑफ मिलेगा, नहीं तो ऐसा कोई सेट ऑफ आप एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते। ओके, तो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि आपको इक्विटेबल सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कई लोग ये सेट ऑफ के अंदर अपना एक हक मांगते हैं, तो ये फर्क होता है। हाँ, अगर एक लीगल सेट ऑफ है जिसमें आप अपना सामने वाले के खिलाफ क्लेम प्रूव कर चुके हो या करते हो सेम केस में, तो फिर आपको सेट ऑफ दिया जा सकता है, पर वो क्लेम प्रूव होने के बाद। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। हाँ, इतनी सी बात थी। एंड दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह का केस। पर इस केस में क्या आता है? कोर्ट हेल्थ 3 रिक्वायरमेंट्स होती है जो एक टेम्पररी इंजंक्शन को देने सेटिस्फाई करनी पड़ती है टेम्पररी इंजंक्शन के लिए। एक तो प्राइमा फेसी केस होना चाहिए कि टेम्पररी इंजंक्शन मिलेगा। दूसरा, इंजंक्शन नहीं मिलता अगर इररिपेरेबल लॉस हो जाए। ओके, मतलब मैं अगर किसी पार्टी को रोक रहा हूँ, रोकने की वजह से उस पार्टी को लॉस होने वाला है, तो नहीं, कोर्ट फिर नहीं देगा। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखना होता है किसी भी इंजंक्शन को। दैट इज, अगर आप किसी भी पार्टी को रोक रहे हैं, सपोज मैं किसी बिल्डर के काम को रोक देता हूँ, तुमने इंजंक्शन मांगा, मैंने दे दिया, क्या दे दिया? बिल्डर के काम को रोक दो, पर कितने लोगों के घरों को नुकसान हो जाएगा ये देखते हुए मुझे इंजंक्शन देना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला कि देखो ये बात देखनी होती है कि प्राइमा फेसी केस क्या है। ये सफिशिएंट नहीं है कि हर केस में इंजंक्शन दे दिया जाए। कोर्ट कहता है कि आपको ये देखना होता है कि क्या सामने वाले को इरिपेरेबल इंजरी तो नहीं हो रही है, कोर्ट के इंटरफेरेंस करने की जरूरत है भी कि नहीं है। ओके, पार्टी जो रिलीफ मांग रहा है वो रिलीफ देने लायक है भी कि नहीं है। और ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इंजंक्शन जैसी पावरफुल रिलीफ देने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्या वो सामने वाला पूरा प्रोसेस रोक देगा? कितनी लेवल तक इंजरी जाने की बात होती है, क्योंकि अगर ये इररिपेरेबल इंजरी, अगर मैंने पूरी बिल्डिंग का काम रोक दिया और उसके वजह से पूरे घर रुक गए, ओके, पूरे घर रुक गए, तो सोचो इस चीज का लॉस कितना होगा, कितने लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट इस चीज के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ओके, और थर्ड कंडीशन ये देखना होता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, किसका नुकसान कितना है, मतलब कितने हद तक आप ये रिलीफ दे सकते हो। ठीक है, प्लस इसके साथ साथ BL कश्यप सन्स एंड JM स्टील्स का केस, पावर ऑफ केस का, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर
लीव टू डिफेंड इन समरी सूट्स शुड ओनली बी ग्रांटेड इन एक्सेप्शनल केसेस, वो वाले के ऊपर बातचीत होती है। इसके अंदर मतलब क्या है कि समरी सूट्स में सर क्या हम लोग अपनी केस को बचा सकते हैं? वेल, एप्लीकेशन जो करते हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब आप एक एप्लीकेशन करते हो, परमिशन लेते हो कि मैं इस समरी सूट में डिफेंस करना चाहता हूँ, तो ये एक करेक्ट अप्रोच नहीं होगी कि लीव आपको दी ना जाए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में ये लीव ग्रांट नहीं भी की जाती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ केस। ओके, सो इवन द केस ऑफ छोटे मोटे इश्यूज, ट्रायबल इश्यूज, जिसके अंदर ये साबित करना होता है, तो डिफेंडेंट को इंडिकेट करना होता है फेयर रीजनेबल डिफेंस कि सर मुझे सामने वाले को पैसा नहीं देना है, समरी सूट से मुझे सामने वाले को पैसा नहीं देना। अगर आप ये डिफेंस इंडिकेट कर पाते हो तो मैं ये लीव दे सकता हूं, नहीं तो मैं ये लीव नहीं दे सकता। ओके, तो मुझे इंडिकेट करना होगा डिफेंस, तो ही मैं ये लीव दे सकता हूं। याद रखना सुप्रीम कोर्ट ये बहुत क्लियरली बोल रहा है कि लीव देने का यानी परमिशन देने का हक समरी सूट्स में तब आता है जब उसके स्ट्रॉन्ग रीजंस एस्टैब्लिश हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस सिर्फ इसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो ये सब केसेस समझा रहा हूँ, अगेन 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 बोल रहा हूँ, क्लास में जितने हुए अपने नोट्स में जितने केसेस दिए प्लीज उतना ही कर जाओ। ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ ये ओवरऑल केसेस है, ये पूरा एक बार वीडियो अच्छे से सुन लो, बस समझ लो, अच्छा ये है, बस एग्जाम टाइम पे सर ये पढ़ के जाना है, कुछ नहीं, बस इतना वीडियो सुन लो बहुत हो जाएगा, और कुछ नहीं। और भी ऐसे कई वीडियोस आएंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर ये हो गया लीव के हिसाब से। और यस, सीआरपीसी, ओ यस, सीआरपीसी का केस क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है वो जजमेंट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व क्या किया है, देयर इज अ नीड फॉर कॉशन इन एक्सरसाइजिंग अ ड्रास्टिक पावर ऑफ अरेस्ट टू बी एम्फसाइज्ड इन टाइम एंड अगेन। सो देखो सुप्रीम कोर्ट बोलना क्या चाहता है, सीआरपीसी का प्रोविजन जनरली यूज होता है पुलिस अरेस्ट के, लेकिन जब ये अरेस्ट होता है तो इस अरेस्ट के अंदर यूज करने के पावर को बहुत सोच समझ के यूज करना होता है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट टाइम एंड अगेन ये ऑब्जर्व कर चुका है कि पुलिस अरेस्ट रीजनेबिलिटी के बाहर जाती है। तो जब एक पुलिस अरेस्ट होती है तो कोर्ट ऑब्जर्व करता है कि ये चीज का ध्यान रखा जाए कि वो अरेस्ट का रिजल्ट क्या है, वो अरेस्ट का रिजल्ट क्या है। अगर आप किसी को अरेस्ट करते हो एरोगेंस के लिए, या कोई बराबर से ट्रीट नहीं किया किसी ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को, तो इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो एरोगेंस में अरेस्ट ना हो जाए। ओके, पावर ऑफ अरेस्ट एक यूजफुल फोर्स है, उसको ल्यूक्रेटिव फोर्सेस में या करप्शन में कन्वर्ट ना करो। एक अरेस्ट करने की पावर होती है जिसको ये दिखाना होता है कि जेन्युइन चीजों के हिसाब से अरेस्ट करना होगा। ओके, जेन्युइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेस्ट करना होगा, सेंसिटिविटी ऑफ द केस को देखते हुए अरेस्ट करना पड़ेगा। तो कभी कभी इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला पुलिस को ध्यान रखना होगा, अथॉरिटीज को ध्यान रखना होगा कि कोई भी पर्सन अरेस्ट नहीं होना चाहिए अगर उसका ऑफेंस नॉन बेलेबल नेचर का नहीं है या कॉग्निजेबल नेचर का नहीं है। इसका मतलब अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो आपका अरेस्ट होने का कोई मतलब नहीं होता। ओके, वहां पे आपको जो रिक्वायर्ड रिलीफ है दे दो, तो जेल भरो आंदोलन नहीं चल रहा है। ओके, क्लियर? तो ये बस एक सिंपल सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं उसके बारे में हाईलाइट किया। ठीक है, देन अपने पास स्पेशल कोर्ट्स इन ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये नोट्स मैंने पूरे अपडेटेड कर दिए थे, तो यस, क्या चेंजेस बोले गए हैं? वेल, द रिस्ट्रिक्शन, ये वाला चेंज याद रखना, द रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ नंबर ऑफ टेक्निकल एंड जुडिशियल मेंबर्स हैज बीन रिपोर्ट। तो पहले को भी वो 11 होता था, वो फर्स्ट फिगर्स थे, अब वो रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए गए, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। दूसरा चेंज जो आपको याद रखना है वो ये है, ये वाला चेंज है। Okay, so NCLAT constituted Section 410 empowered to hear appeals against any direction decision referred in 53A of the competition. So in simple words, competition के cases NCLAT के पास जाएंगे। Yes, ये पार्ट आपको वैसे भी पता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये वाला चेंज याद रखना। ठीक है, देन और आगे क्या था, बेंचेस ऑफ ट्रिब्यूनल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 2021। तो इस केस में पावर ऑफ NCLT may be exercised by the benches thereof constituted by the chairperson. Okay, and that a bench of NCLT shall have at least one judicial member and technical member. Okay, तो ये पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। NCLT के बेंचेस होते हैं, NCLT में 1
चेयरपर्सन होता है, बाकी 1 जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर के हिसाब से कम 2 जन की बेंच होती है। यहाँ पे वो सुनते हैं। प्रिंसिपल बेंच अपनी न्यू दिल्ली में है। एक्स्ट्रा बेंचेस अगर बनाना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप बना भी सकते हो। बेंचेस अपने केसेस में अपील सुनती है। बेंचेस अपने केसेस में कॉम्पिटिशन एक्ट के केसेस सुनती है। बेंचेस कंपनी लॉ के केसेस सुनती है। बेंचेस इंसॉल्वेंसी के केसेस सुनती है। और एनसीएलटी के पास सूटेबल पावर्स हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। यस। ओके, कंपनीज अमेंडमेंट 2000 के हिसाब से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करूं तो ओल्ड प्रोविजन ये था, लेकिन अब न्यू प्रोविजन जो है वो ये है। तो इसमें कुछ खास फर्क, कुछ खास चेंज नहीं, वैसे तो अपने नोट्स में न्यू ही है, लेकिन ये बोलना क्या चाहता है? ये बोलना चाहता है कि देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकती है। देखो, स्पेशल कोर्ट बनाया नहीं जाता, डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट कर सकती है, और सेक्शन 452 को यहाँ से एग्जेम्प्ट किया गया। ये था इसका इम्पैक्ट, एक्सेप्ट सेक्शन 452। तो ये था इम्पैक्ट। दैट इज पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुली विदहोल्डिंग प्रॉपर्टी। तो ये वाला पार्ट अब आपको स्पेशल कोर्ट्स में नहीं दिखेगा। ये वाला पार्ट आपको एनसीएलटी में चला जाएगा। अब आपको स्पेशल कोर्ट्स की तरफ नहीं दिखेगा। बस ये पार्ट को एग्जाम किया गया, ठीक है। और आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का अमेंडमेंट 2021। ओ सर, ये तो हमने किया है। अरे वाह, ठीक है। चलो, इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ था? बहुत बड़ा चेंज कुछ नहीं था, सिर्फ इतना चीज याद रखना था, ये वाला पार्ट। Okay, the qualification, experience, and norms for accreditation of the arbitrators shall be specified by the regulations. मतलब ये देखो, हुआ क्या है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में सरकार ने काफ़ी काम किया हुआ है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। तो अब हमारे आर्बिट्रेटर्स कौन होंगे, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज सो एंड सो, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। ये बात बोली गई है, ठीक है, ये बात बोली गई। और इसके साथ साथ अपने को, हाँ, ये है ओरिएंटल इंश्योरेंस का केस। ये एक्चुअली अपने नोट्स में आया भी था, फिर भी बता देता हूँ। आर्बिट्रेशन का ये जो केस है 2019 का केस था फॉर डिसाइडिंग द एप्लीकेशन। देखो क्या था, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड फॉर डिसाइडिंग एप्लीकेशन 11(6) द कोर्ट required to ensure that the arbitrable dispute exists and has to be prima facie convinced about the genuineness and credibility, and not particular about the nature of the plea, which necessarily has to be established from the substantive proceedings. ये इस पूरे केस का क्रक्स है, पूरे केस का यू कैन से समरी है। तो इतना भी अगर आपको पता हो गया बस काफ़ी है, ओके। बाकी इस केस में हुआ क्या था, डीसीटेक्स करके एक कंपनी है और उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑब्टेन की थी, और उसके हिसाब से आग लग गई थी उनके किसी फैक्ट्री, किसी जगह पे, गोडाउन में। और हुआ ये था कि जो अपने केस में रिस्पोंडेंट है, दैट इज डिसिटेक फर्निशिंग लिमिटेड, जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस का केस था। सो इसके केस में जो डिसिटेक्स था उसने ये बात ओरिएंटल इंश्योरेंस को बताई थी। सर्वेयर आया, सर्वेयर ने आके इंश्योरेंस के बारे में चेकिंग की। चेकिंग करने के बाद उसने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट दी, जिसमें उसने कुछ एक अमाउंट सेटल किया था, समथिंग लाइक 12 करोड़ के आसपास, 12 करोड़ ऑड अमाउंट्स था। ये देखो, ये अमाउंट के लिए उन्होंने सेटल किया। फिर हुआ क्या कि जो डेसीटेक्स थी उसने एक लेटर भेजा अपेलेंट को कि अपेरेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया गया था, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने रीसर्वे करते हुए बताया कि देखो सर, हमारा जो लॉस है वो थोड़ा ज़्यादा का है। तो एज अ रिजल्ट उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ रुपए के आसपास क्लेम किया। आपने 12 बोला है, लेकिन हमारा अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ के आसपास का लॉस है। तो उन्होंने बाकी का फिगर मांगा कि सर, बाकी का फिगर आपने बताया नहीं, तो आप बताइए क्यों नहीं कवर किया गया। और उन्होंने सबमिट किया कि हमारे ये सो एंड सो वाउचर्स है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के हिसाब से, तो ये चाहिए। अब केस ऐसा हो गया कि आर्बिट्रेशन के अंदर आ गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एप्लीकेशन अलाउ कर दी और डिसिटेक्स वाली कंपनी जीत गई, ठीक है। मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस पढ़ा
पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये रहा। ये रहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हमारी कंपनी है, ठीक? जो अपनी कंपनी है जिसका नाम है डिसिटेक्स, तो जो अपनी कंपनी है डिसिटेक्स का जो केस था आर्बिट्रेशन का सेक्शन 11 सबसेक्शन 6 के हिसाब से ये दिखाता है कि इनकी जो रिलीफ थी, इन्होंने जो रिलीफ क्लेम की थी, क्या वो आर्बिट्रेबल है? पहली बात, क्या वो आर्बिट्रेशन में कवर हो सकती है? और अगर आर्बिट्रेबल है तो क्या इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर बराबर से अपॉइंट हुआ है? ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट विच इज रिक्वायर्ड to ensure that arbitrable dispute exists has to prima facie convince that the genuineness and credibility of plea of coercion. It cannot be too particular about the nature of plea when necessarily has been made and established in the substantive proceedings. Okay, so इस केस में हाई कोर्ट को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले वो केस आर्बिट्रेबल है कि, दूसरा ये क्या जोर जबरदस्ती से ली गई चीज है, ऐसा है कि अगर मैटर आर्बिट्रेबल है तो क्या ये आर्बिट्रेशन में प्रॉपरली गया था कि नहीं, और यहाँ पर नेचर ऑफ जो सामने वाला केस कर रहा है, जैसे ओरिएंट इंश्योरेंस जो मांग रहा था कि ये चीजें बराबर नहीं है, वो केस किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि पर्टिकुलर नेचर में ये था क्या। ओके, तो ये पूरा केस था क्या, पूरा केस ये था। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया ओरिएंटल केस में कि देखो मैटर एक आर्बिट्रेबल है कि नहीं, पहले ये पता करो, फिर ये पता करो कि उसके अंदर वो प्राइमा फेसी रिलीफ दी भी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। आप जो स्टेटमेंट कोर्ट में की जाती है उसको प्ली बोलते हैं, तो मियर प्ली के ऊपर मत जाओ, आप जेन्युइनिटी को समझो, एक सब्सटैंटिव नेचर को समझो कि इसके रिलीफ को देने से अपना इम्प्लीकेशन क्या बैठेगा, और ये सारी इम्प्लीकेशन को समझने के बाद आप अपना रिलीफ दो। लकीली इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो अपने आप में सफिशिएंट था। तो एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस अपील के अंदर इंटरफेरेंस करने का कोई मतलब नहीं बनता, और उन्होंने ये अपील डिसमिस कर दी। तो ओवरऑल आउटकम क्या था? ओवरऑल आउटकम वही था जो आपने सबसे पहले पढ़ा, ये वाला। इस केस में बस इतना याद रखना, ये वाला ही पॉइंट। ओके, the court has to ensure that the arbitrable dispute exists. It has to see the prima facie genuine credibility of the plea and not to be very particular about the nature, this and that, and necessarily it has to see that whether the case or the proceeding is established or not. तो ये सारे एश्योरेंस के बाद ही कोर्ट को आगे अपना काम करना चाहिए, ये बात बोली। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेशन का एक केस था। फाइन, अभी मुझसे पूछ रहे हैं बच्चे, सर ये ऐसा केस एग्जाम में आएंगे, हमको ऐसा लिखना है? नहीं बेटा, ये केस आपको इंस्टीट्यूट ने दिए हैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर ऐसा कोई फ्रेम आएगा तो आपका लॉ, आपका आंसर ये होगा, दिस विल बी द लॉ। केस का नाम याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो इन वन ऑफ द केस, इन द लैंडमार्क केस, इज अ वेरी वेल नोन केस, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। आपको लॉ याद रखना है, ये वाला था। बाकी फैक्ट्स ऑफ द केस वगैरह तो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। देन ब्रह्मी रिवर वाला केस, इस केस में पार्टीज आर फ्री टू एग्री टू द प्ली ऑफ आर्बिट्रेशन। पार्टी ऑटोनॉमी हैज टू बी कंस्ट्रूड in the context of the party choosing a court which has a jurisdiction and out of two or more competent courts having the jurisdiction. तो केस क्या था? वेल, केस ऐसा था कि इस केस में ब्रह्मी रिवर लिमिटेड वर्सेस कामाची इंडस्ट्रीज का केस था। इस केस में ब्रह्मी रिवर के साथ एग्रीमेंट हुआ था, सो एंड सो मेट्रिक वेट जो बोलते हैं ना, मेट्रिक टन को आयरन ओर निकालने का एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कामाची वाले थे उनको एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ गुड्स डिलीवर करने थे, नहीं हुए, तो डिस्प्यूट आ गया तो ये आर्बिट्रेशन में चले गए। अब रिस्पोंडेंट का केस ऐसा था कि यहाँ पर आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो एपेलेंट यानी जो हमारे रिवर वाले हैं, ब्रह्मानी रिवर, उन्होंने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं किया है। सो एज अ रिजल्ट आर्बिट्रेटर को मद्रास हाई कोर्ट को बोला गया, सर आप अपॉइंट कर लीजिए। हमने पढ़ा भी हुआ है कि आर्बिट्रेटर कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है, तो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट करने की बात की गई और सीट ऑफ आर्बिट्रेशन भुवनेश्वर एग्री की गई। मद्रास हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास करते हुए एक 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया।
अब मैटर सुप्रीम कोर्ट की तरफ गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप इस पूरे मैटर में क्या हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए था कि नहीं, बात ये होगी। सो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया कि भाई देखो, आर्बिट्रेशन एक्ट जब आप पढ़ते हो तो उसमें कोर्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट में हाई कोर्ट इंक्लूड होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो एज अ रिजल्ट हाई कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है जब आप एक सूट का मैटर हाई कोर्ट में लेके जाते हो, ठीक है, तो वहां पे कोर्ट इंक्लूड होता है। क्लियर। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब आप एक सब्जेक्ट मैटर को आइडेंटिफाई करते हो तो क्या ये मैटर आर्बिट्रेशन में जा सकता है कि नहीं, ये देखना होता है। देखो ये पार्टी की अपनी मर्जी है, जिसको ऑटोनॉमी कहते हैं, अपनी मर्जी है कि वो किसी कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दे के ना दे। अभी अगर एक केस में दो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है, उड़ीसा में भी है और मद्रास हाई कोर्ट, दो कोर्ट को जुरिस्डिक्शन, तो ये पार्टी का डिसाइड करना होगा कि उन्हें कौन से कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में पार्टी ने अपना वेन्यू भुवनेश्वर एग्री किया था और मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर लिया। ये चीज में मद्रास हाई कोर्ट गड़बड़ करके, क्योंकि ये मैटर एक्चुअली उड़ीसा हाई कोर्ट की तरफ जाना सूटेबल होता अगर उड़ीसा हाई कोर्ट इस केस में अपॉइंट करती तो ये मैटर अपने आप में, या ये ऑर्डर मद्रास हाई कोर्ट का अपने आप में सेट असाइड होता है। इसका मतलब ओवरऑल में ये था कि कोई भी कोर्ट कभी भी किसी आर्बिट्रेशन केस में जब जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करता है तो इस चीज का वो ध्यान रखे क्या कि क्या ये मैटर आर्बिट्रेबल है और क्या ये मैटर का जुरिस्डिक्शन उसके कोर्ट के पास है कि बराबर, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। देन ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला केस, यस, ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला केस क्या था? वेल, इस केस में ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला केस इतना ही था कि आर्बिट्रेशन का क्वेश्चन उठ के आया था, आर्बिट्रेशन के थोड़े बहुत केसेस दिए गए हैं, तो इसमें मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी उठाई गई थी। ये पब्लिक पॉलिसी होती क्या है? पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक है, सब जानते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? पब्लिक पॉलिसी के अंदर यहाँ पे कोर्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि public policy is not a policy of a particular government. It connotes some matters which concerns the public good, public interest. It's a concept of what public good or public interest in and injurious and harmful to public good or interest. तो पब्लिक पॉलिसी होती है, देखो, जो भी इंटरेस्ट पब्लिक को अफेक्ट करे, जो भी इंटरेस्ट पब्लिक गुड या पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करे, जो वाइडली एक इम्प्लीकेशन लेके आता है, जो हमारे फंडामेंटल, हमारी इंडियन लॉज, हमारी पॉलिसीज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारी जस्टिस, हमारी मॉरलिटीज, इनको अफेक्ट करता है, वो चीज पब्लिक पॉलिसी होती है। ओके, क्लियर। तो पब्लिक पॉलिसी होती क्या है? पब्लिक पॉलिसी का ओरिजिन केस टू केस के ऊपर डिफर करेगा, क्योंकि बहुत से लोग पब्लिक पॉलिसी के नाम पे केसेस फाइल करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखने का कि हर चीज पब्लिक पॉलिसी नहीं हो सकती। कोर्ट को ध्यान रखना होगा कि जो केस आया है वो क्या एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, क्या वो एक पब्लिक गुड के लिए है। अगर है तो वो पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि कई लोग अपने ग्रजेस इस पब्लिक पॉलिसी के नाम पे निकालते, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सिर्फ एक पब्लिक पॉलिसी के ऊपर अच्छा खासा जजमेंट दे दिया, ठीक है, क्लियर। तो फाइन, ये हो गया पब्लिक पॉलिसी का मैटर। और आते हैं यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ओम वज्रका कंस्ट्रक्शंस के केस में। इसमें द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली हेल्ड दैट अनलाइक ट्रिब्यूनल्स एबिलिटी टू अवॉर्ड इंटरेस्ट, द कोर्ट एबिलिटी टू अवॉर्ड कॉस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ 31A इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ओके, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन दी है। तो उसने क्या बोला कि देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, जब वो एक इंटरेस्ट अवॉर्ड करती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा और उसके साथ इतना सारा इंटरेस्ट मिलेगा, वो एक डिफरेंट फुटिंग पे खड़ा होता है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट एक इंटरेस्ट अवॉर्ड करती है तो वो एक डिफरेंट फुटिंग पे खड़ा होता है। हाई कोर्ट अपने आप में अपील के राइट्स एक्सरसाइज कर रही है, इसलिए हाई कोर्ट के राइट्स ट्रिब्यूनल के राइट की तरह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ट्रिब्यूनल के राइट रिस्ट्रिक्टेड है कि अगर आपके किसी इनवॉइस में, किसी वाउचर में, किसी चीज में वो राइट एक्सरसाइज कर रहे जितने थे, अमाउंट लिखा गया था, तो ही मैं आपको दे सकता हूँ। तो कोई भी एग्रीमेंट इस कॉस्ट के ऊपर इम्पोज किएगा, हाई कोर्ट के राइट्स को कर्व नहीं कर सकता। ये जो कॉस्ट में इररेलेवेंट पॉइंट्स आते हैं कि आप डिस्प्यूट हुआ तो आप इतना पैसा दोगे, ये डिसीजन ट्रिब्यूनल ने जो लिया वो अलग होता है और हाई कोर्ट ने जो लिया वो अलग होता है। तो यू कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ हाई कोर्ट फॉर दैट मैटर, ठीक है। देन BCC developers का केस, BCC developers and promoters का केस, the plea urged that the petitioner seeking the appointment of sole arbiter and disqualification by the respondent hit by section 12 is not maintainable. सिंपल सा केस था। इसमें किसी ने, दैट इज BCC डेवलपर ने एक प्ली ली थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसा है कि जो सोल आर्बिट्रेटर है वो डिस्क्वालिफाइड है लॉ, और
प्रॉपरली नॉमिनेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये प्ली में कोई दम नहीं है, क्योंकि अगर कोई पर्सन प्रॉपरली सेक्शन 10 एंड 11 के हिसाब से नॉमिनेटेड है और वो इंडिपेंडेंट का डिक्लेरेशन देता है तो वो प्रॉपरली अपॉइंटेड होता है। उस केस में अंदर आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्लस अनदर केस, द क्लोरो कंट्रोल वर्सेस 7 ट्रेन केस, इस केस में द चैलेंज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ validity of arbitration agreement will not prevent the tribunal from proceeding, hearing and ruling on the jurisdiction। तो देखो, अगर ये पॉइंट उठता है कि किसी ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को चैलेंज किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसके जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती। ओके, याद रखना इस केस में एक प्रिंसिपल को बोला गया है। प्रिंसिपल ये बोला गया है कि जुरिस्डिक्शन का क्लॉज अपने आप में एक सेपरेट फुटिंग पे होता है। ट्रिब्यूनल का पॉइंट सबसे पहले ये होता है कि क्या इस केस में जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अगर इस केस में जुरिस्डिक्शन नहीं है तो ट्रिब्यूनल आगे केस नहीं सुनती है, बराबर, क्लियर। So dispute before the tribunal is arbitrable or not, that has to be decided by the tribunal। उस केस में कोई भी सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता और सिविल कोर्ट का डिसीजन इसमें अलाउड नहीं है जब मैटर में आर्बिट्रेशन हो, ठीक है। तो इस बात को समझाया गया। इन सारे केसेस समझाने के बाद फिर अपनी इंस्टीट्यूट ने टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन समझाना शुरू किया। तो टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन में याद रखना, एडॉक आर्बिट्रेशन, एडॉक एक तरह का टेम्पररी आर्बिट्रेशन होता है, इनफॉर्मल। आपको सेक्शन 11 में जो आर्बिट्रेशन मिलता है वो एडॉक है। दो पार्टीज होती है, एक तुम अपॉइंट करो, एक तुम अपॉइंट करो और बीच में हम लोग तीसरा प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर या सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, वो भी एडॉक है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन क्या होता है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इंडियन लॉज के थ्रू कवर होता है, जहाँ पे जो सीट है, जो वेन्यू है, वो यहाँ की होती है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पे डिस्प्यूट आप एग्री करते हो, आप इंडिया के बाहर रेज करोगे, जिसमें से एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडिया के बाहर का है, या कोई ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर की है, या कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिया के बाहर की है, या गवर्नमेंट इंडिया के बाहर की है, ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन एक नया कंसेप्ट है, इंडिया ने अभी अडॉप्ट कर लिया है। सो अगर ये मैटर कोई भी इंस्टीट्यूशन को दिया जाए जो आर्बिट्रेशन का काम करती है, वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। किसी भी आर्बिट्रेशन प्रोसेस में 9 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो चेक करो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। सीट मतलब आर्बिट्रेशन का लोकेशन क्या है, किस एरिया में आपने आर्बिट्रेशन करने के बारे में बात की है। दूसरा, वेन्यू ऑफ आर्बिट्रेशन क्या है। वेन्यू एक्चुअली लोकेशन वेन्यू को बोलना चाहिए। सीट का मतलब ये होता है कि आप कौन से आर्बिट्रेशन के एरिया में जाना चाहो, क्योंकि वेन्यू डिटरमाइन करता है आपके जुरिस्डिक्शन को। तो वेन्यू कहाँ पे होगा, आपके सेशंस कितने होंगे, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन में करना चाहते हो या फिर आपने एडॉक लिया है तो जिसमें आप आर्बिट्रेटर्स को हियरिंग टू हियरिंग बुलाओगे। लॉ कौन सा फॉलो करना चाहते हो, इंडिया का, इंडिया के बाहर का कोई स्पेसिफिक लॉ। लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो, ओके, लैंग्वेज क्या रखना चाहते हो, लैंग्वेज इंग्लिश रखना चाहते हो या किसी रीजनल लैंग्वेज में रखना चाहते हो। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे, 3 है, 16 आर्बिट्रेटर है, पर ऑड नंबर पे होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखने का। कॉस्ट कैसे बेयर करोगे, कॉस्ट का अंदर ईच ऑफ अस विल बी इक्वली शेयरिंग। एडजर्नमेंट कॉस्ट कैसे होगा, फिर दैट इज आर्बिट्रेटर का कॉस्ट कैसे होगा, ट्रैवल का कॉस्ट कैसे होगा, ये बातें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्लियर। अब मजे की बात यह है कि सर आपने बोला था इधर 9 असेंशियल है, इधर तो 7 ही हुए, उसके बाद तो खत्म हो गया। ओके, सो यस, इधर 7 ही दिए गए, बाकी कॉस्ट को छोड़ के आपको ये बाकी चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपको ध्यान रखनी हो सकती है। तो सीट हो गया, वेन्यू हो गया, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन हो गया, लॉ हो गया, लैंग्वेज हो गया, कॉस्ट हो गया, प्लस आर्बिट्रेशन के अंदर जो एडजर्नमेंट्स लेते हो वो कैसे होंगे। आर्बिट्रेशन के अंदर अगर आप ये कोर्ट का असिस्टेंस लेना चाहते हो या किसी एक्सपर्ट्स असिस्टेंस लेना चाहते हो तो वो कैसे लेोगे, और आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट है कि नहीं, उन चीज़ों का ध्यान रखो। तो 9 पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको आर्बिट्रेशन सिखाते हुए भी डिस्कस किए थे, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और उसके बाद क्या आता है, वेल उसके बाद इंडियन स्टैम्प एक्ट। इंडियन स्टैम्प एक्ट में रूल्स फ्रॉम फर्स्ट 20 रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में बात की गई है। ये रूल्स के बारे में बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अभी था। तो सिस्टम विल हेल्प टू डेवलप द इक्विटी मार्केट्स एंड इक्विटी कल्चर अक्रॉस द नेशंस। ओके, तो इस रूल्स के हिसाब से क्या था, वेल रूल्स के हिसाब से ये था, स्टैम्प ड्यूटी एंड सेल, ट्रांसफर एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट and prevent multiple incidents of taxation. No stamp duty will be collected by the state on secondary record of transactions, and the stamp duty will be payable by both seller and buyer, whereas in the new system levied by one-sided only, and the collecting agents shall be stock exchange.
तो ये पार्ट मैंने आपको समझाया भी था कि आईपीओ आता है या फिर ट्रेड करते हो तो कैसे। तो जो भी स्टैम्प ड्यूटी है आपके एरिया में, जो भी ट्रेड होता है, उसका स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। एक से ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी मल्टीपल यानी सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस पे ऊपर नहीं होगी। एक बार आपका ट्रेड जनरेट होगा, ट्रांसफर होगा, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वहीं पे होगा। तो डे ट्रेडिंग में हर बार स्टैम्प ड्यूटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर। उसके साथ साथ ये देखने का, सेलर एंड बायर बोथ आर लायबल टू पे द स्टैम्प ड्यूटी। पहले स्टैम्प ड्यूटी का कंसेप्ट जो था वो एक ही कंसेप्ट में था, यानी एक ही पर्सन को देनी थी, लेकिन अब उसको दोनों को ऊपर लायबल कर दिया। और स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर से कलेक्ट करनी होगी और वो स्टैम्प अथॉरिटी के साथ जमा करनी होगी। ठीक? तो ये बातें तो हो गई, प्लस इसके साथ साथ कुछ और बातें भी थी। हाँ, ये देखो, फॉर ऑल द एक्सचेंज बेस्ड सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज विल कलेक्ट द स्टैम्प ड्यूटी। तो जहां पे भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन होता है, स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन, ऑफ मार्केट ट्रेड का ट्रांजैक्शन, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन सब स्टॉक एक्सचेंज करेगा। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरटीआई, एसटीएस, इन सब को नोटिफाई भी कर दिया है। इन लोगों का काम है प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करना। ओके, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी के नोटिफिकेशंस दिखा के कलेक्ट करना। ओके, तो स्टैम्प ड्यूटी ये लोग कलेक्ट करते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ ये भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि स्टैम्प ड्यूटी के जो कलेक्टिंग एजेंट्स होते हैं, जो कलेक्टिंग काम्स करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे, उन्हें ये ध्यान रखना होता है कि सामने वाले का रेसिडेंस, जो बायर है उसका रेसिडेंस, उसका लोकेशन कहाँ पे, किस स्टेट में है, उस स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन होगा। ओके, सो उसका रेसिडेंस कहाँ पे, उसका लोकेशन कहाँ पे, उस स्टेट के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखने का, जो कलेक्टिंग एजेंट होंगे, कलेक्टिंग एजेंट विद इन 3 वीक्स ऑफ ईच मंथ ये स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देंगे जितनी भी स्टैम्प ड्यूटी उन्होंने कलेक्ट की है। कलेक्टिंग एजेंट विल ट्रांसफर द स्टैम्प ड्यूटी। ओके, कलेक्टिंग एजेंट जो है वो स्टैम्प ड्यूटी जो भी कलेक्टेड होगी स्टेट गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के थ्रू शेड्यूल कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। देन कलेक्टिंग एजेंट मे डिडक्ट 0.2% स्टैम्प ड्यूटी, जो वो फैसिलिटेशन चार्जेस की तरफ देख सकती है। जो आरटीआई है ये, वो उनको भी कुछ पैसा तो मिले कलेक्शन का, तो वो कलेक्शन के पैसे के हिसाब से उनको इतना परसेंटेज अलाउ किया गया है, तो दे कैन डिडक्ट 0.2% ऑफ दैट पार्ट। ठीक है, ये भी बात अलाउ कर दिया गया है। फॉर मेनी सेगमेंट्स देयर इज अ रिडक्शन। यस, स्टैम्प ड्यूटी काफ़ी चीज़ों के लिए रिड्यूस की गई थी शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड री इशूज के हिसाब से, तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट होगा। इक्विटी बेस्ड ट्रांजैक्शन की बात करूँ तो इक्विटी बेस्ड स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन दैट विल बी चार्ज ऑन वन साइड ओनली। बार बार स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन करना रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडरी मार्केट ट्रांसफर्स की बात करें तो सेकेंडरी मार्केट ट्रांसफर्स में डेरिवेटिव्स होते हैं, करेंसी डेरिवेटिव्स होते हैं, तो इनके ऊपर लो रेट स्टैम्प ड्यूटी जो लगेगी वो लगेगी, उतनी चार्ज की जाएगी। क्लियर। देन यस, नो स्टैम्प ड्यूटी विल बी चार्ज ऑन इंस्ट्रूमेंट जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डील होती है, जो एक डिपॉजिटरी मोड से जाती है। याद रखना, आईएफएससी सेंटर्स के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं रखते। टैक्स आर्बिट्रेज की बात करो, टैक्स आर्बिट्रेज का मतलब होता है जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और दोनों टैक्स रखते हैं तो क्या सेट ऑफ ले सकते हैं, और स्पेशली री इश्यू ऑफ हो रहा है तो इस केस में टैक्सेशन एस्पेक्ट जो है वो स्टैम्प ड्यूटी से अलग होता है। स्टैम्प ड्यूटी एक ही बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। इशू के टाइम पे लगती है या री इशू के टाइम पे लगती है, बार बार नहीं लगती। लेकिन टैक्स इम्पैक्ट जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो हर बार आ सकता है। व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड्स डिलीवरी बेस्ड सिस्टम? वेल, म्यूचुअल फंड्स डिलीवरी बेस्ड सिस्टम के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी उस स्टेट में कलेक्ट होगी जहां पे म्यूचुअल फंड लोकेटेड है। सारे म्यूचुअल फंड्स को अपनी स्टैम्प ड्यूटी न्यू सिस्टम के हिसाब से अडाप्ट करते हुए पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सर्कुलर रिलीज किया था स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के हिसाब से। ओके ओके, तो पढ़ के जाने का समझ लिया है, अगर आपने सुन के भी समझ लिया है तो भी बात काफी हो जाएगी। ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। यस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से दो कुछ केसेस डिस्कस किए गए हैं। एक तो appellant filed RTI application seeking the information as Chief Information Commission based on the perusal of so and so mere conjecture and futuristic of query। तो देखो क्या हुआ। वेल, इस केस में जो केस था HN मालविया का केस CPIO के हिसाब से, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास एक केस फाइल हुआ था और उन्होंने क्या कहा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो सिर्फ एक थॉटफुल प्रोसेस है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, कि ऐसा हुआ तो उस बेसिस पे मांगी गई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो अपेलेंट को ये सोचना पड़ेगा कि जब वो एक इंफॉर्मेशन मांगता है तो इंफॉर्मेशन का कोई बेसिस हो, कोई इन्फ्रेंसेस हो, किसी को हम एक पर्टिकुलर लेवल तक ला सके, क्योंकि एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पे बहुत प्रेशर होता है इंफॉर्मेशन गैदर करके देने का।
तो हवा में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी ऐसा नहीं मांगना चाहिए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डिमांडिंग अ इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि जब आरटीआई की बात आती है तो लोग अपने राइट्स को किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं वो तो आप किसी आरटीआई कमिश्नर से पूछो, बस परेशानी बहुत होती है भाई, ठीक है। देन हाँ, दूसरा केस है राजकुमार का केस। राजकुमार का केस क्या था? कंप्लेन वर्ड आरटीआई एप्लीकेशन सीकिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सैलरी रिकॉर्ड्स एंड डीए इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो इस केस में उसने एक कंप्लेन फाइल की थी, उसने अपने सैलरी रिकॉर्ड्स डीए मांगे थे। सीपीआई ने फर्निश किया पॉइंट वाइज रिप्लाई, पर वो डिससेटिस्फाइड था, उसने कंप्लेन फाइल की। फर्स्ट अपील फाइल हुई, लेकिन फर्स्ट अपील एडजुडिकेट नहीं हुई, कंप्लेन फाइल वापस से की गई कमीशन के पास और कंप्लेनेंट एब्सेंट रहा था। सो अगर जब कंप्लेनेंट एब्सेंट रहा तो रिस्पोंडेंट प्रेजेंट था, हियरिंग कंप्लीट की गई। हियरिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी फर्दर एविडेंसेस थे वो प्रोड्यूस किए गए, ओके। तो कंप्लेनेंट अपने आप में एब्सेंट रहा और एब्सेंट रहने के बाद सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने क्या डिसाइड किया? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ये डिसाइड किया कि कीपिंग इन व्यू ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, के जो केस हुआ है एंड कंप्लीट ओवरव्यू देखने के बाद ये बात होती है कि सी responded to furnish complete and correct information in accordance with the transparency and accountability as per the Act within 21 days of receipt of the order. And the Commission cautions CPIO to be more careful while dealing with RPI application. No lapse would be recurred and has to be complied in letter and spirit. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने का कि रिस्पोंडेंट्स को कि विद इन 21 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द ऑर्डर उन्हें कमीशन को इंटीमेट करना चाहिए था। कमीशन को भी ध्यान रखना होता है कि फ्यूचर में किसी भी आरटीआई डीलिंग्स के अंदर उनकी तरफ से कोई लैप्स ना हो। इस केस में एक लैप्स देखी गई थी कि आरटीआई का एप्लीकेशन सूटेबल टाइम में रिप्लाई नहीं किया गया था। एज अ रिजल्ट यहाँ पे इस लैप्स को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया था। और ऑर्डर क्लियर। सो जब भी आप आरटीआई एप्लीकेशन करो, आरटीआई का अगर आपको सूटेबल टाइम में रिप्लाई नहीं कर मिलता है तो ऑर्डर मिलने के फटक से उसके दिन के बाद आपको एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अभी 30 डेज का एप्लीकेशन पीरियड था, याद है कि नहीं, भूल गए क्या? ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ओके, अरे हाँ, ये सरकार ने अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर कुछ रूल्स बनाए थे और रूल्स के अंदर के कुछ पार्ट्स जो प्राइवेसी के ऊपर होते हैं। वैसे तो ये बातें आप लोगों को पब्लिक में पता ही है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये प्राइवेसी की प्रैक्टिस के ऊपर है। तो यहाँ पर पर्सनल डेटा इन्फॉर्मेशन क्या हमारा प्राइवेट रहता है? क्योंकि क्लास में भी कुछ बच्चों ने पूछा था तो मैंने बोला था ये आपको बाद में देखेंगे, चलो इस बार में बता देता हूँ। तो डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन टुडेज वर्ल्ड में एक मैटर ऑफ इंडिविजुअल राइट हो गया है। आर्टिकल 21 में इसको प्रोटेक्ट किया गया है और फेमस केस था केएस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद भी क्या हम प्राइवेसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 87 सबसेक्शन 2 की बात करूँ तो आप जो ये पार्ट आता है सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, जिसको SBDI रूल्स भी बोलते हैं, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन, ओके। इस रूल्स के हिसाब से सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन क्या शेयर की जा सकती है? जैसे रूल 3 के हिसाब से पासवर्ड शेयर करना, बैंक के डिटेल्स शेयर करना, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स शेयर करना, या फिर किसी का हेल्थ रिकॉर्ड शेयर करना, सेक्सुअल ओरिएंटेशन शेयर करना, बायोमेट्रिक शेयर करना, क्या ये अलाउड है? वेल एक्चुअली ये सारी डिटेल शेयर करना इलीगल है। इसी चीज़ को रोकने के लिए ये प्राइवेसी पॉलिसी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि आप इंफॉर्मेशन जो रहती है, जो भी किसी बॉडी कॉर्पोरेट की रहती है, वो आप सेंसिटिव पर्सनल डेटा आप शेयर नहीं कर सकते, ओके। आपको ये एब्सटेन करना होगा, ये रोकना होगा, सो दैट बिना किसी के कंसेंट के आप ये डेटा शेयर नहीं करो। अब कंसेंट कैसे लेते हैं? बहुत से लोग आप इंटरनेट पे काम करते हो, आई सबमिट आई एग्री करके कंसेंट दे देते हो, तो इसके लिए आपको पता ही नहीं कि आपका सेंसिटिव डेटा शेयर होते जा रहा है, ओके। अच्छा, प्राइवेसी पॉलिसी या प्रिवेसी पॉलिसी बोले तो क्या होता है? वेल, प्रिवेसी पॉलिसी रूल 4 के हिसाब से जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसके पास प्रिवेसी पॉलिसी का रूल्स है, जो अपनी वेबसाइट चलाता है, वो अपने सेंसिटिव डेटा को अपने पास प्रोटेक्शन में रखेगा, रीजनेबल सिक्योरिटी बना के रखेगा। दूसरा, उसे कंसेंट नॉर्म्स डालने पड़ेंगे। कंसेंट नॉर्म्स का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट को इंश्योर करना है कि वो अगर इस डेटा को किसी तरह से कलेक्ट कर रहा है या शेयर कर रहा है तो वो सामने वाले का कंसेंट नॉर्म्स ले। प्लस इसके बाद कलेक्शन के लिमिटेशंस की बात करते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट को ये ध्यान रखना होगा कि पर्सनल डेटा वो लॉफुल यूसेस के लिए ही ले, ओके, क्लियर।
प्लस उसके बाद नोटिस की बात करें तो नोटिस के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखने का रहेगा कि अगर आप कलेक्ट कर रहे हो सेंसिटिव डेटा किसी भी इंडिविजुअल का, या तो बॉडी कॉर्पोरेट को ध्यान रखना पड़ेगा ये जो कलेक्टेड डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे, किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया हो वो रहे। जैसे मैंने अगर एक वेबसाइट बनाई है स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखूंगा, ये मैं मार्केट में न दूँ किसी को, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। वैसे बैंक वाले भी आपका डेटा लेते हैं और बहुत जन आपका डेटा लेते हैं, तो ये सीक्रेट डेटा है या यूँ बोलो पर्सनलाइज डेटा है, तो पर्सनल के अप्रूवल से होना चाहिए। प्लस सामने वाले से क्या डेटा ली है आपने, उसका नेम एड्रेस वगैरह जो भी लिया है उस चीज़ को, सेंसिटिव डेटा है, ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा ये कितने टाइम तक लिमिट रखना पड़ता है। वेल सेंसिटिव डेटा की लिमिटेशंस के हिसाब से बात करूँ तो रिक्वायर्ड बाय लॉ जितना लिमिटेशन रहेगा उतने टाइम तक ये डेटा रखना पड़ेगा। क्या इस डेटा का कोई पर्पस होता है लिमिटेशन का? यस, हाँ रहता है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिमिटेशन? पर्पस ये है कि डेटा जो कलेक्टेड है उस लिमिटेड पर्पस के लिए रहेगा, पर्पस कलेक्ट होने के बाद आपको शायद वो डेटा डिलीट भी करना पड़ सकता है। ओके, देन राइट टू एक्सेस, यस, रूल 5 के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट जो है या जो इंडिविजुअल्स है वो चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करने के बाद सेंसिटिव डेटा जो है वो या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको समझ सकते हैं। दैट इज उसको समझ सकते हैं कि ये सेंसिटिव है तो इसका क्या यूज़ करना चाहिए। क्या कोई ऑप्ट आउट कर सकता है या विड्रॉ कर सकता है कंसर्न? बिल्कुल कर सकता है। अगर कोई किसी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग साइट पे हो, जैसे आप फेसबुक वगैरह पे भी हो और आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहो, तो आपको राइट देना चाहिए कि आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हो, या आप अगर विड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। व्हाट अबाउट ग्रीवियंसेस? यस, वो भी कवर किया गया है रूल के अंदर। तो ग्रीवियंसेस की जहाँ तक बात करूँ तो रूल 5 बोलता है अगर बॉडी कॉर्पोरेट के सामने किसी भी पर्सन ने ग्रीवियंस भी रेज किया है तो उसके रिड्रेसल के लिए ऑफिसर अपॉइंटेड होना चाहिए। ऑफिसर उस वेबसाइट पे जाके उसकी ग्रीवियंस को स्टडी करे और 1 महीने के अंदर हो सके तो उसको सॉर्ट आउट कर दे। व्हाट अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ कंसेंट एंड प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर डिस्क्लोजर? अच्छा, बाय द वे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर ये सारा याद करके जाना है? नहीं 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 नहीं, आपको याद नहीं करने का। जितना अभी मैंने आपको समझाया है एक बार समझ लो, एक बार जान लो, बस दिमाग में सुन लो कि हाँ सर ने ये बोला ये बोला ये बोला ये बोला, बस इतना ही काम कर लो, बस इतना काम कर लो, काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस लास्ट मोमेंट पे जाके चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभी जाके लर्न करने मत बैठ जाना। ओके क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान रखो। प्लस 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 also the body corporate or any person on this behalf of sensitive data, हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पर्सनल डेटा की जहाँ तक बात करूँ तो यस, ये भी बोलते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट को पर्सनल सेंसिटिव डेटा जो है वो जो कलेक्ट कर रहा है वो किस जुरिस्डिक्शन में रख रहा है, किस स्टेट में रख रहा है, किस प्रोटेक्शन में रख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। एंड यस, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन की जहाँ तक बात करूँ तो सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन रूल ये बोलता है कि जो भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका सेंसिटिव डेटा कलेक्ट करता है वो आईएसओ नॉर्म के हिसाब से अपने सिक्योरिटी चेकअप को करवाएगा, ताकि आईएसओ ऑडिट के अंदर ये मालूम पड़ सके कि बॉडी कॉर्पोरेट्स आपके सेंसिटिव डेटा को केयरफुली रखते हैं, उसके क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स अच्छे हैं। ठीक है, बाकी डेटा प्रोटेक्शन लॉ इंडिया में ईयर 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक एक बिल डाला है डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। तो ये बिल यहाँ पर इसी बिल के ऊपर डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बातचीत करता है। ओके, तो इस चीज़ों का ध्यान रखने का। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कोई केस? सर यस, देयर इज़ अ केस। तो केस कुछ ऐसा है कि सैयद असफुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा का केस था, सेक्शन 65। ओके, 65 अपने आप में बहुत ही फेमस सेक्शंस में से एक रहा है। तो 65 के हिसाब से अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से सेक्शन 65 के हिसाब से telephone handset is not a computer and not a computer system or not a computer program. So in the absence of any law in therefore computer source code, the allegation that petitioner concealed and destroyed and altered the computer code is devoid. तो एलिगेशन डाला गया था पुलिस वालों की तरफ से कि तूने एक चीज डिस्ट्रॉय कर दी। क्या डिस्ट्रॉय किया? टेलीफोन हेडसेट। तो अगर आपने टेलीफोन हेडसेट डिस्ट्रॉय किया, क्या आपने कोई कंप्यूटर कोड डिस्ट्रॉय किया है? वेल, कोर्ट का कहना है कि ये पागल हो, ऐसा बोलते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये कोई कंप्यूटर सोर्स नहीं है, ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ये कोई कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, ये कोई कंप्यूटर चीज़ नहीं है, ये तो टेलीफोन हेडसेट है। तो इसका डिस्ट्रक्शन को यू कैन नॉट कॉल इट एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सोर्स कोड। ये कोई हैकिंग में यूज करने वाला चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ सेल फोन्स were performed by MSTO, the central antenna and transmitters and other transmitters well coordinated with the cell phones.
इन ऑल इट इज मेड ओनली बाय द कंप्यूटर्स विच एनालाइजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटास। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्लियरली बोला भाई आप एक समझो इस बात को कि जो मेन फंक्शंस है वो आपका हेडफोन नहीं करता, वो एक सेलफोन का टावर, एक सेलफोन का कंप्यूटर, एक सेलफोन से कनेक्टेड एंटीना वगैरह करते हैं। हैकिंग या ऐसे बिजनेस के लिए वो चीज़ें चाहिए। अब एक सेल फोन से पूरा बिजनेस कहाँ करने की बात करें, तो इट कैनॉट बी कॉल्ड एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस। तो इस बात को समझ के इस जजमेंट के अंदर क्लियरली बोला गया कि एक हेडफोन को तोड़ना कंप्यूटर डिवाइस को, दैट इज कंप्यूटर डिवाइस या कंप्यूटर सोर्स को तोड़ने की बात नहीं हो रही है। ठीक है फाइन, तो हमने यहाँ तक यस जून 23 के एग्जाम के लिए जितने भी अपडेट्स थे वो स्टडी कर लिए हैं और स्टडी करके समझ लिए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ जितना भी मैंने आपको बोला है बस इतना सुन लो फटाफट, और सुन के याद रखना कि हाँ इतना एग्जाम के टाइम पे याद रहेगा। पढ़ने के लिए आपके पास उतना टाइम शायद से नहीं होगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स और अच्छे से करके जाना। आई एम श्योर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है।